अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक फिजिक्स पर हमारा 15 लेक्चर्स है जिसमें हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे टार्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि एग्जांपल जिसकी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन। आउटलाइन में सबसे पहले हम टार्क को डिफाइन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें हम डायमेंशन, यूनिट्स, ईटीसी फार्मूला सारा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल होगी, इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल्स होंगे। टार्क डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम बताएंगे। स्पेशल केसेस होंगे इसके, और लास्ट में रेफरेंस को। टार्क को डिफाइन करते हैं, इसकी 3 डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने लिखी हैं। ठीक है, अगर आपको टार्क की कोई भी आपको एग्जाम में आता है, आप तीनों में से एक भी लिखते हैं वो भी ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में तो आप 3 की 3 डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप तीनों में से एक डेफिनेशन भी लिख देंगे, उसका मीनिंग भी वही है कि वो टार्क ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट है कि कोई चीज अगर रोटेट कर रही है, टर्न कर रही है, ठीक है, तो उसमें कोई आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं, देन वो टर्न कर रही है, उसमें उस इफेक्ट की वजह से, तो उसमें जो है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो रोटेट करेगी। ठीक है, तो उसमें जो प्रोड्यूस होगी फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट, वो हम उसको कहते हैं टार्क। और सेकंड इसकी एग्जांपल है अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सीलरेशन इन अ बॉडी। कि ये टार्क जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, डिटेल में हमने जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें हमने इसकी एग्जांपल देखी थी टार्क की, तो तब हमने बताया था कि जो वेक्टर है और स्केलर्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो ये टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मेन उसकी जो नेम है क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी, वो भी लिख सकते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सीलरेशन इन अ बॉडी, कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एंगुलर एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस करती है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के इज कॉल्ड टार्क। और थर्ड इसकी डेफिनेशन है टार्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि टार्क जो है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होता है आर, उसका, और जो फोर्स होती है उसका प्रोडक्ट होता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट है आर और एफ का। अब यहाँ पे देखिए फोर्स की बात की हमने, प्रोड्यूस अबाउट एन एक्सिस, तो उसका कोई ना कोई मूवमेंट आर्म होगा, यानी कि कोई ना कोई उसका डिस्टेंस जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और टार्क की लैंग्वेज में हम उसको मूवमेंट आर्म बोलते हैं। ठीक है, या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी। तो इस तरह से हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को हम एफ से। तो इस तरह से टार्क का फार्मूला आपके पास आ जाएगा आर क्रॉस एफ। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है जब हम क्रॉस का साइन फिनिश करते हैं, हम यहाँ पे एक एंगल यूज करते हैं साइन ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम कोस ऑफ थीटा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने ये यूनिट वेक्टर एन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक्सप्लेनेशन में, सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करें। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। इसकी डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगी जिस डायरेक्शन में उसका पोजीशन वेक्टर और फोर्स हो। ठीक है, एंड कैन बी डिटरमिन्ड बाय RHR, राइट हैंड रूल। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपके वेक्टर प्रोडक्ट वाले लेक्चर्स में, राइट हैंड रूल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से इसको आप रिवाइज थोड़ा सा करें कि राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है, कि जिससे हम जो फोर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, राइट हैंड आप उसको लें, फिंगर जो है वो कर्ल करें, फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, थंब जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से उसको आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है हमारे पास? न्यूटन मीटर। ये किस तरह से आते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्स जो है वो उसके हमारे पास यूनिट्स होते हैं न्यूटन, और जो आपके पास आर है उसके यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? मीटर। तो इस तरह से टार्क के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि उसका फार्मूला में क्या है? फोर्स एंड आर, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर और फोर्स, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन मीटर।
उसके बाद इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि जो टार्क है वो हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एफ। तो आर आपके पास जो है वो यहाँ पर आर आपके पास क्या है, आर डिस्टेंस है, उसको आप वैसे ही लिख लें। फोर्स आपके पास किसके इक्वल होती है, एम में, ठीक है। ये आपने न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में भी पढ़ा है। वैसे भी आपको पता है कि ये फोर्स जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम में। तो हमने क्या किया, फोर्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एम में, और आर की वैल्यू जो है आर उसी तरह से आ जाएगी। अब आर जो है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आर है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। डिस्टेंस होता है ना जिसको हम मेजर करते हैं, पोजीशन है, तो उसमें हम मीटर्स में लेते हैं। और जो मास होता है वो हम किलोग्राम्स में लेते हैं, तो इसलिए मास के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, किलोग्राम। और ए आपके पास क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। ए जो है वो आपके पास बी ओवर टी है, और बी आपके पास क्या होता है, बी आपके पास होता है आर ओवर टी कह लें, या डी ओवर टी, डी ओवर टी। तो इस तरह से वी के यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, मीटर, डी के जो है डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, और टाइम के सेकंड। तो टाइम नीचे है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ गए। अब यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी के यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, और एक आपके पास वीएन में भी टाइम है, वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसके यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशन जो है वो हम इस तरह से होता है कि जो आपके पास किसी भी चीज़ की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी, ये फैक्टर्स हैं जो आपने इसको याद करना है कि किस तरह से हम डायमेंशंस को लिखते हैं, ठीक है। जब भी आप मीटर्स को लिखेंगे डायमेंशंस में, तो आप उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन में आपको किससे लिखेंगे, एल से। और जो मैथ होगा उसको आप कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है। और जो मैथ होता है उसको आप कैपिटल एम से लिखते हैं। और जो आपके पास टाइम होता है सेकंड्स, उसको आप टी से लिखते हैं। अब ये डायमेंशंस आपके पास क्या होती हैं, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। डायमेंशन जो होती हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल क्वांटिटीज की इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज होती हैं आपके पास 7, ठीक है। वो बेस क्वांटिटीज आपने याद करनी होती हैं। उसके बाद फिर आप डायमेंशन उसी से लिखते हैं, उन्हीं बेस क्वांटिटीज से हम जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी डायमेंशन उन्हीं बेस क्वांटिटीज में लिखते हैं। अब वो बेस क्वांटिटीज में हमारे पास सिंबल होता है लेंथ का एल, मैथ होता है बेस क्वांटिटीज में, टाइम होता है, और उसके अलावा तो ये आपके पास यहाँ पे देखें मैथ आ रहा है, मीटर लेंथ, यानी कि लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, और टाइम सेकंड में। तो ये आपके पास इस तरह से आएगा। तो डायमेंशन हमारे पास ये होती हैं, ठीक है। उनकी मतलब बेस बना दी जाती है ना, जैसे आप कह लें अल्फ़ाबेट्स में बच्चों को ए बी सी, ये उनकी बेस होती है कि वो ए बी सी जो है अल्फ़ाबेट्स जो है वो लर्न करते हैं। उसके बाद फर्दर हम ये वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं देन। तो इसी तरह से ये बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक सबसे पहले आ जाती हैं आपके पास जो बेस क्वांटिटी। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो आप बेस क्वांटिटी से उसकी डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है, या सिंबल से। तो यहाँ पे एम को हम कैपिटल एल से लिखते हैं डायमेंशंस में, और डायमेंशंस को लिखने का ये फार्मूला मेथड है, यानी कि आप ये कैपिटल जो ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर लिखते हैं जब भी डायमेंशंस लिखते हैं। जब भी आपको यूनिट्स तो आप सिंपल वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन अगर आपसे पेपर में किसी भी चीज़ की डायमेंशंस पूछी जाए तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट से। अब ये कैपिटल ब्रैकेट से आप लिखते हैं, और सेकंड आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं उनकी बेस क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये है किलोग्राम की हमेशा आपके पास कैपिटल एम होगी, और मैथ ये जो आपके पास ये मीटर है, ठीक है, ये मैथ नहीं है,
मैं इसको हम कैपिटल किलोग्राम्स में लिखते हैं, उसकी कैपिटल एम लिखेंगे। और ये आपके पास क्या है, मीटर, ये लेंथ है, इसको एल से लिखेंगे। यहाँ पे भी मीटर्स की एल आ जाएगी। और ये सेकंड पर सेकंड स्क्वायर की टाइम, सेकंड टाइम के यूनिट्स होते हैं, इसलिए टाइम हमारे पास स्पेस क्वांटिटी है, तो ये टी की पावर -2 आ जाएगी। तो इस तरह से इनको कंबाइन कर लें तो ये क्या बन जाएगा, मीटर, ये भी आपके पास एल है और ये भी आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा, लेंथ का स्केयर आ जाएगा, यानी कि एल का स्केयर टाइम पर सेकंड स्केयर। तो इस तरह से ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी टार्क की। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको कोई डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आए तो उसके लिए आपको फार्मूला का याद होना ज़रूरी है, और सेकंड उसके यूनिट्स पता होने चाहिए। अगर यूनिट्स पता है तो यूनिट्स को आप इस तरह से डायमेंशन में लिख सकते हैं कन्वर्ट कर। यूनिट्स उसके किलोग्राम, मीटर, सेकंड इसी तरह से होते हैं। और आपको पता होना चाहिए किलोग्राम को हम कैपिटल एम से लिखेंगे, स्मॉल जो लेंथ मीटर्स में हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, उनको कैपिटल एल से। तो इस तरह से अगर आपको उस फार्मूला के यूनिट्स आते होंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी डायमेंशन लिख सकती थी, ठीक है, आर क्रॉस एफ के नीचे यहाँ पे एम एल एम एल टी स्क्वायर, लेकिन मैंने नहीं लिखी कि अगर आपको ये यूनिट्स और फार्मूलाज पता हो तो देन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको डाउट भी नहीं होता कि आपकी गलत है या ठीक है, गलत नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है वो करेक्ट डायमेंशन आएंगी अगर आप इस तरह से उसके फार्मूलाज को पुट करके उनके यूनिट्स। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है इसकी टार्क की, कि अगर आपको गिवन क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट गिवन है तो आपने टार्क फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन गिवन बिलो। ये डायग्राम अगर आपको इस तरह से आ जाती है एग्जाम में तो आपने उसको देखते हुए कि टर्म्स कौन कौन सी हमें गिवन है तो टार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन दिस डायग्राम r इज इक्वल टू 4m, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, मोमेंट आर्म, वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो इसलिए ये 4 और उसके साथ मीटर यूनिट्स है, इससे हमें पता चलेगा ये मोमेंट आर्म है। सेकेंड, f इज इक्वल टू 5 न्यूटन, फोर्स हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, तो ये 5 न्यूटन जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स। और ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में वो है 30 डिग्री। तो ये गिवन हमें जो है वो ये गिवन है आर एफ एन थीटा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टार्क फाइंड आउट करना है। टार्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करते हैं। 4 आपके पास मोमेंट आर्म है, आर की वैल्यू, 5 जो है आपके पास वो फोर्स की वैल्यू है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा के इतना है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, जो वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई कर दे 4 और 5 के साथ, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 न्यूटन मीटर आएगा। टार्क के यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे, हमारे पास जो आर है वो मीटर्स में मेजर करते हैं, फोर्स न्यूटन में, तो इसलिए टार्क के यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर। ये हमारे पास कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं टार्क की। ओपनिंग अ बोतल कैप, कि आप अगर बोतल का कैप जो है वो ओपन करते हैं, ये देखिए आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि ये देखिए आप इसको रोटेट करते हैं, यानी कि टर्निंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है। रोटेट करके बोतल का जो कैप है उसको ओपन करते हैं तो उसमें भी टार्क प्रोड्यूस होता है। सेकंड, आपके पास यहाँ पे टर्निंग है स्टीयरिंग व्हील, ये आपके पास गाड़ी है उसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आप क्या है टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं इस तरह से। ये इसका सेंटर पॉइंट है एक्सिस के अलोंग, उसको रोटेट करते हैं तो उसमें भी टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। सीसा, अब ये सीसा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर जो पॉइंट है इसके अलोंग ये जो है वो मूव करता है अप एंड डाउन, तो ये भी एग्जांपल क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट से ये मोमेंट आर्म होगा इस साइड पे, तो ये आपके पास इस साइड पे मोमेंट आर्म होगा। और यहाँ पर आप जो है वो ये एप्पल पड़ा है, यहाँ पे आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी ये उस तरफ जो है वो मूव करेगा। और इसी तरह से ये आपके पास है लीवर आर्म एंड फोर्स अप्लाई, कि इसको अभी कोई नट जो है वो आपके पास उसको आपने ओपन करना है, खोलना है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसके साथ जो है वो खोलते हैं। तो ये भी एक इस पे यहाँ पे आप इसको पकड़ के यहाँ से फोर्स लगाते हैं और ये इसके दरमियान का जो ये डिस्टेंस होगा, लीवर आर्म में इसको बोलते हैं, ये आपके पास आ जाएगा आर्म आर, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एफ। तो इस तरह से यहाँ पे भी टार्क अप्लाई होगा।
तो ये डेली लाइफ की, इससे और भी रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं डेली लाइफ में कि कहाँ पे टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है टार्क डिपेंडेंसी फैक्टर। ये टार्क जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टार्क डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, के फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रही है, क्योंकि वो एंगल बनाएगी, वो उस पे इफेक्ट करती है। वेक्टर क्वांटिटी है टार्क, तो इसलिए उसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में फोर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म यानी कि वो जो आप आर का डिस्टेंस ले रहे हैं फोर्स तक का, उसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या चेंज आ रहा है, इन तीनों फैक्टर्स पर जो है वो आपके पास जो है टार्क डिपेंड करता है। ये भी इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि टास्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, आप उनको लिखें तो फिर आप इसको इस तरह से याद करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल केसेस हैं, इसके कुछ से हम टास्क की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कि टास्क मैक्सिमम है या मिनिमम है, और उनसे रिलेटेड कोई भी केस इस तरह से आपको एग्जाम में आए तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस वक्त टास्क जो है वो मिनिमम होता है और किस वक्त मैक्सिमम आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो केस है वो हमारे पास है व्हेन फोर्स एफ एंड मूवमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब देखें, ये मैंने आपको जो वेक्टर्स वाला डॉट प्रोडक्ट वाला पढ़ाया तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बार बार अंडरस्टैंड करवाई कि जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके दरमियान में एंगल जीरो है। यानी कि ये आप इस तरह से कह दें कि ये आपके पास फोर्स है एफ, आप किसी चीज़ पे अप्लाई कर, और उसी के अलोंग ये आपके पास मूवमेंट आर, तो ये दोनों के दरमियान में अब एंगल बन रहा है नहीं। अगर इस तरह से मूवमेंट आर्म है, यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बने। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो फिर आपके पास एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री है तो फिर आप इसको फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, टार्क आपने फाइंड आउट करना है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस है। आर क्रॉस खत्म करेंगे तो आपके पास साइन आ जाएगा, तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू आर एफ साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है 0। जब साइन 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे वो 0 ही आएगी, तो 0 को जब आर और एफ से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या कर देगी, पूरी टर्म को 0 बना देगी। अब 0 का मतलब है कि टार्क मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, हेंस टार्क विल बी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब जो है वो टार्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इस तरह से केसेस। अगर आपको ये कंडीशन बता दी जाए कि व्हेन फोर्स एंड मोमेंट आर सेम डायरेक्शन देन टार्क विल बी, इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि फिर टार्क क्या होगा अगर सेम डायरेक्शन में है, तो फिर आप इस तरह से ये कैलकुलेशन करके फार्मूला लिख के एंगल लिख के इसको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस में क्या है, व्हेन फोर्स एंड मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर किस तरह से होते हैं, कि यानी कि अगर फोर्स आपके पास, ये आपके पास मोमेंट आर्म है आर, और इसके परपेंडिकुलर किस तरह से फोर्स होगी, इस तरह से, यानी कि 90 का एंगल बनता है जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो ये आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा, तो देन आपके पास टार्क की वैल्यू क्या होगी, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे टार का फार्मूला आप लिखें, टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्रॉस को खत्म किया है आपने, फिनिश। तो साइन थीटा आ गया आपके पास, आर एफ साइन, जब परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू आर। हेंस टार्क विल बी मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, जब 1 को आप आर और एफ से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आर और एफ ही आ जाएगा, तो इस वक्त आपके पास टार्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि टार्क जो है वो मैक्सिमम होता है। इसी तरह से ये सारे केसेस हमने पहले डिस्कस किए हुए क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे हम टॉर्क पढ़ रहे हैं, मोमेंट आर्म और फोर्स को देख रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम उसको सोल्व कर रहे हैं। थर्ड केस है यहाँ पर हमारे पास, व्हेन फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
एंटी पैरेलल का मैंने आपको मतलब बताया था कि एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर आपके पास मोमेंट आर्म इस डायरेक्शन में है, ठीक, और आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है और आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो, तो देन यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास दो चीज़ें एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो इस तरह से आप उसका भी बता सकते हैं कि टार मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, वो साइन के एंगल से आपको पता चलता है। टार इज इक्वल टू आर प्लस एफ, आर एफ साइन ऑफ थीटा साइन 180। अब ये कैलकुलेटर पे आप वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते हैं कि साइन 180 किसके इक्वल होता है, वो जीरो। जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे आर और एफ से, वो पूरी टर्म को क्या कर देगा, तो हेंस स्टार विल बी मिनिमम। तो इस केस में आपके पास स्टार क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह से आप उसके केसेस को डिस्कस कर सकते हैं कि स्टार कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, तो आप बता सकते हैं। ये लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को जो है, इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।